तो मेरे भाई फक द चैप्टर सीक्वेंस में यहाँ पर डायरेक्टली ईमू के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ईमू ये चैप्टर में फाइनली वो पर्सनली यहाँ पर हमको आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई ईमू का एक्सटेंशन नहीं है जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। यहाँ पर ईमू सच में एल्बेफ में आया है। होली शिट मेरे भाई, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि प्रीवियस चैप्टर में ईमू बोल रहा था फाइव एल्डर्स को कि मैं जा रहा हूँ एल्बेफ में। क्या वो बोल रहा था फाइव एल्डर्स को कि तुम लोग ख्याल रखना, कैसल पैंजिया का मारी जो होगा तुम लोग ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ पर्सनली, या मैं मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगा, जो हेविली इंप्लाई कर रहा था कि ईमू मारीजोआ से डायरेक्टली आ रहा है एल्बेफ में। पर फिर भी मैं बिलीव नहीं कर रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओडा ये करेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एक मैसिव इवेंट होगा अगर ओडा करेगा तो। मेरे भाई ओडा ने कर दिखाया है। ओडा ने वही किया है जो मेरे को लग रहा था कि वो नहीं करने वाला है, और मेरा दिल बोल रहा था कि ओडा को करना चाहिए, वो उसने कर दिया है मेरे भाई। ईमू हमको लिटरली ये चैप्टर में दिखाई दे रहा है। ईमू हमको उसका फेस रिवील मिला है, हमको पता चल रहा है, हम देख पा रहे हैं पहली बार इस सीरीज में कि हमारा फाइनल विलन, जो सपोजिटली हमारा फाइनल विलन है, वो कैसा दिखता है। मेरे भाई ये बंदे का कैरेक्टर डिजाइन, ईमू का कैरेक्टर डिजाइन डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बाकी के वन पीस कैरेक्टर डिज़ाइन को लेके बाकी के वन पीस कैरेक्टर से थोड़ा हटके है। ये मेरे को थोड़ा जो कैरेक्टर डिज़ाइन था वो मेरे को याद दिलाया, पर्सनली मेरे को ये याद दिलाया फायर फोर्स का, सोल ईटर का, फेरी टेल का, ब्लीच का। जिस तरीके से उनके कैरेक्टर डिज़ाइन हमको दिखाई देते हैं, एक्नोलोगिया का कैरेक्टर डिज़ाइन अगर तूने देखा है, शिंड्रा का, बेनीमारू का, उन लोगों का कैरेक्टर डिज़ाइन अगर तूने देखा है, ब्लीच के कैरेक्टर डिज़ाइन देखा है अगर तूने उनका, उनके रेजरेक्शन फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट लोगों के फॉर्म में, तो ये मतलब जो कैरेक्टर डिजाइन है ये गूफी नहीं है। तो ये तेरे को दिखाता है कि ओडा रियली वांटेड टू हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑफ हिज फाइनल विलन, क्योंकि ये बंदा एब्सोल्युटली गॉर्जियस है। ही लुक्स स्टनिंग मेरे भाई, लाइक ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड एज द फाइनल विलन ऑफ दिस सीरीज जस्ट ऑन द अपीयरेंस इन इटसेल्फ। ही लुक्स क्रेजी। ईमू यहाँ पर एल्बेफ में आया है कर्स ऑफ अबिस को यूज करके। हमको पता है कि जब किंग हेरल्ड ने कॉविडेंट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, डीप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ईमू के साथ, तब ईमू ने बोला था, एक कंडीशन ये भी डाला था कि किंग हेरल्ड अरुस्ट कैसल में, या किंग हेरल्ड कहीं ना कहीं पर कर्स ऑफ अबिस को इम्प्लांट करे, मोर स्पेसिफिकली उसके कैसल में वो बेसिकली कर्स ऑफ अबिस को इम्प्लांट करे। तो कर्स ऑफ अबिस को, वही कर्स ऑफ अबिस को जो प्रेजेंट है अरुस्ट कैसल में, उसको यूटिलाइज करके ईमू यहाँ पर आया है। ईमू का एंट्रेंस एब्सोल्यूट इंसैनिटी था मेरे भाई। हमको एक मैसिव कर्स ऑफ अबिस अरुस्ट कैसल के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा था, हमको कॉन्कर साहब की एमिट होते हुए दिखाई दे रहा था, और जैसे ही ईमू आ रहा था जैसे ही ऐसा लग रहा था कि ईमू एंट्री मारने वाला है अरुस्ट कैसल के कर्स ऑफ अबिस के जरिए से, वैसे ही हम देख रहे थे कि जो आसपास के बिल्डिंग्स है, जो ट्रीज है, जो कई सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, वो एनिमेटेड स्टेट में आ रहे थे, उनको लाइफ फॉर्म मिल रहा था। हम देख रहे थे कि कई सारे घर नाच रहे थे, कई सारे पेड़ नाच रहे थे। दिस वॉज एब्सोल्युटली इंसेन मेरे भाई। हमको पता है कि बिग मॉम अपने सोल मैनिपुलेशन का एबिलिटी के जरिए से सब सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकती है, बट यहाँ पर ईमू के मियर प्रेजेंस के वजह से ये सब सारी चीजें हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा वो डिफरेंस है। ईमू जैसे ही अरुस्ट कैसल में कर्स ऑफ अबिस के जरिए से एंट्री मारता है, हम ईमू को हाफते हुए देख रहे थे। ईमू बहुत ज्यादा हमको अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा था, वो ऑलरेडी थोड़ा मतलब हिला हुआ हमको दिखाई दे रहा था। मैं मतलब ये देख के सोच रहा था कि भाई तेरे को ईमू क्या हो रहा है। और ऑलरेडी हम देख रहे थे कि जब ईमू बताता है फाइव एल्डर्स को कि वो जा रहा है मारीजोआ से, वो जा रहा है एल्बेफ में खुद से, तब फिगारलैंड गार्लिंग तो पहले बोल रहा था ईमू को कि तेरे को जाना चाहिए। फिगारलैंड गार्लिंग कुछ भी ऑब्जेक्शंस यहाँ पर उठा नहीं रहा था। रेस्ट ऑफ द एल्डर्स हम देख रहे थे कि उन लोग बहुत ज्यादा कंसर्न थे ईमू को लिटरली जाने के लिए एल्बेफ में। रेस्ट ऑफ द एल्डर्स काइंड ऑफ प्रपोज कर रहे थे कि हम लोग एडमिरल्स को भेजेंगे, पर एडमिरल्स को भी ये पूरी सिचुएशन में भेज नहीं सकते हैं क्योंकि मारीजोआ पे अटक केओस है, क्योंकि वहां पर खाना नहीं खाने को मिल रहा है उनको। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने, उन लोगों ने कंप्लीटली, रेवोल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को, मारीजोआ को चोक करके रखा गया है या रखा है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई नहीं हो रहा है वहां पर। तो वहां पर फूड शॉर्टेज का बहुत ज्यादा एक इशू आ रहा है। अब हालांकि सेंट सोमस मारीजोआ पे जाने के बाद थोड़ा बहुत चीजें कंट्रोल में आया है। यहाँ पर ये हमको फिगारलैंड गार्लिंग के जरिए से पता चला है कि ये सब सारी चीजें हो रहा है, पर फिगारलैंड गार्लिंग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था आउटराइट ये पूरे नोशन को कि ईमू जाना चाहिए एल्बेफ में लिटरली। पर बाकी के सब सारे जो एल्डर्स थे वो काइंड ऑफ कंसर्न हमको दिखाई दे रहे थे। जो महात्मा गांधी है, जो एल्डर है महात्मा
महात्मा गांधी का, मुझे लगता है कि उसका नाम नाजूरो है, मुझे पता नहीं, अगर मुझे सबसे याद है तो वो बेसिकली हमको काइंड ऑफ रैशनल बातें करते हुए दिखाई दे रहा था। तो पूरे 5 एल्डर्स के कॉन्वर्सेशन और उनके कंसर्न को देख के ऐसा लग रहा था हमको कि ईमू फिजिकली अगर जाता है मारीजोआ को छोड़ के, वो जाता है एल्बेफ में, तो उसके लिए ईमू को कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक नेगेटिव उसका एक रिप्रिकॉशंस रहेगा ईमू के ऊपर। और यहाँ पर हमको मोस्ट स्पेसिफिकली ईमू के बॉडी के ऊपर वो नेगेटिव रिप्रिकॉशंस दिखाई दे रहा था, जहां पर ईमू आता तो है अरुस कैसल में अपने कर्स ऑफ अबिस के जरिए से, पर वो बहुत ज्यादा हाफ रहा था, वो ब्लड कॉफ करते हुए हमको दिखाई दे रहा था मेरे भाई, जो बहुत ज्यादा क्रेजी बात था। पर अल्टीमेटली हमको ईमू का कैरेक्टर डिजाइन दिखाई देता है, बहुत ज्यादा इंसेन कैरेक्टर डिजाइन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नरेटर ने ईमू को बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है। नरेटर बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएटर वन ऑफ द फर्स्ट 20 एबिलिटीज, यहाँ पर डेवल फ्रूट लिखा गया है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, क्या मतलब डेवल फ्रूट में पहले 20 डेवल फ्रूट्स थे जो एग्जिस्टेंस में आए थे, क्या मतलब डेवल फ्रूट को बेसिकली कंसेप्चुअल स्टेजेस में 20 डेवल फ्रूट से बनाया गया था, बाद में बेसिकली उसके सक्सेस के वजह से उसको मल्टीप्लाई किया गया था। तो ये मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस तरीके से नरेटर ने इसको बोला है, ऐसा लग रहा है कि ईमू ने वन ऑफ द ओरिजिनल डेवल फ्रूट कंज्यूम किया है। अगर तू उस तरीके से उसको मतलब तू यहाँ पर बैठाना चाहता है तो बैठा सकता है, क्योंकि ये काफी वियर्ड ये पूरा फ्रेजिंग था। पर हमको नरेटर बोलता है कि यहाँ पर हमको किंग ऑफ द वर्ल्ड सेंट नरोना ईमू दिखाई दे रहा है। हमको पता था कि ईमू नरोना फैमिली से आता है, वो सब सारी चीजें हमको मतलब ऑलरेडी पता था, पर ईमू के हाथ पे हमको एक आई का सिंबल दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अब मुझे पता नहीं है, मतलब मुझे माफ करना, मुझे अभी याद नहीं है कि आई का सिंबल कहाँ मैंने देखा है। मैंने कहीं पर तो ये आई का सिंबल देखा है मेरे भाई, ठीक है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है ये इल्यूमिनाटी का डिपिक्शन है, अंडरवर्ल्ड का डिपिक्शन है, हेल का डिपिक्शन है, या ये मैंने फुल मेटल अल्केमिस्ट में देखा था, या मैंने ये ब्रुक के कैरेक्टर में देखा था, मुझे पता नहीं ये मैंने आई पैटर्न कहाँ पर देखा है जो सेंट ईमू के हाथों पे है, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि मैंने ये आई पैटर्न कहीं पर तो देखा है जो ईमू के हाथ पे है। ईमू हम लोग अभी भी मतलब अपने मुंह से वो थोड़ा ब्लीड कर रहा है यार, तो हमको वो दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है मेरे भाई ईमू के कैरेक्टर के जरिए से। यहाँ पर ईमू को किसी ने कर्स किया है, या ईमू मतलब कुछ मतलब वो उसको प्राइस पे करना पड़ रहा है मारीजोआ को छोड़ के बेसिकली यहाँ पर आने के लिए। मेरे भाई ये ईमू को लेके जो कुछ भी चीज घड़ा है ये पूरे चैप्टर में, इसको लेके हम लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि मारीजोआ को इस्टेब्लिश किया गया था रेड लैंड के ऊपर, क्योंकि ईमू यहाँ पर लैंड पे रह नहीं सकता था, मतलब वो नीचे रह नहीं सकता था, उसको मतलब वहां पर ही रहना पड़ रहा था, क्योंकि मे बी कर्स किया था किसी ने, किसी ना किसी रीजन की वजह से उसको रेड लाइन के मतलब हाई ग्राउंड्स पे रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रीजन हो सकता है कि क्यों मारीजोआ को इस्टेब्लिश किया गया था रेड लाइन पे। अब अगर मुझे सही से याद है तो रेड लाइन पे ओरिजिनली रेड लाइन के ऊपर लुनारियंस बसते थे, वहां पर उन लोग रहते थे, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश होता है 20 किंग्स आके वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, तब उन लोग अल्टीमेटली रेड लाइन पे अपना सेटलमेंट बसाते हैं जो बेसिकली अभी मारीजोआ कहलाता है मेरे भाई। अब क्योंकि ईमू खुद से आया है मारीजोआ पे, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो टूटते हुए देखना चाहता हूँ, थोड़े लोगों के हड्डियां टूटते हुए मैं देखना चाहता हूँ। अब ऑलरेडी ओडा ने हमको एक काइंड ऑफ एस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है ईमू के कैरेक्टर में कि वो मतलब उसके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है अगर वो मारीजोआ छोड़ के कहीं पर जाता है, तो एटलीस्ट वो इंसिनुएट किया जा रहा है, तो वो पूरे प्लॉट पॉइंट को ओडा बेसिकली यूटिलाइज कर सकता है कि कैसे स्ट्राइड पायरेट्स और एल्बेफ के वॉरियर्स और हमारा भाई लोकी ईमू के चंगुल से बचे, वो मतलब एस्पेक्ट ओडा हमको बेसिकली इंटीग्रेट करते हुए दिखाई दे सकता है पूरे ओवरऑल एल्बेफ आर्क में। पर जब तक ईमू यहाँ पर है, जब तक ईमू यहाँ पर है, मैं हैवी 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 कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई। फक जॉय बॉय, फक ज़बेक, फक एवरीवन मैन, वी शुड स्टार्ट कॉलिंग ईमू एज चैड ईमू समा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हिज न्यू नेम इज चैड ईमू समा, you should not refer, thou shall not refer Mu as anything other than Chad Imu Sama। मेरे भाई ईमू हमको ये पूरे चैप्टर में काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि ईमू को बस हो गया यार। तुझे कभी मतलब तेरे जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि भाई बस हो गया यार, अभी ये सब सारी ये बकचोदी चल गया, खत्म हो गया, अब बस हो गया, अब कुछ करने का टाइम आ गया? ऐसा लग रहा था, ईमू ऐसे बोल रहा था, ईमू बोल रहा था कि ये जो कुछ भी हो
हो रहा है वो होने वाला ही था। इमू यहाँ पर कई सारे लोगों को याद करते हुए दिखाई दे रहा था, वो जबेक को याद करता है। हमको बताया कि जबेक ने बोला था कि वो फिर से आएगा इमू को मिलने के लिए। हमको यहाँ पर इमू रॉजर को मतलब रॉजर के बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था, किस तरीके से उसने ग्रेट पायरेट एरा को किक इन किया था। इमू यहाँ पर शिराहोशी के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो पोसाइडन है। शैंक्स हमको पता है कि किस तरीके से शैंक्स ने वो पूरा डेविल फ्रूट चुरा के वो भग लिया था। हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है लूफी को लेके वो एक तरीके से शैंक्स का हैवी रोल है उसमें, क्योंकि शैंक्स वो जो पूरा लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो सन गॉड निका के ऊपर बेस्ड है वो लेके वो भग लिया था। हमने देखा था उसका पूरा एनकाउंटर। बाद में यहाँ पर ईमो किंग हेरल्ड के बारे में सोच रहा था, लोकी के बारे में सोच रहा था, व्हाइट बेड के बारे में सोच रहा था, लूफी के बारे में सोच रहा था, मार्शल डी टीच के बारे में सोच रहा था, किंग कोबरा के बारे में वो मेंशन करता है, नफरतारी डी लिली का कनेक्शन कि किस तरीके से ईमो बोल रहा था कि नफरतारी डी लिली के वजह से पोनीग्लिफ्स काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पूरा दुनिया में। जॉय बॉय डेवी जोन्स बाद में ये सब सारी चीजें ईमो के दिमाग में चल रहा है। ईमो ये सोचते सोचते वो बोलता है मैन जस्ट फक इट मैन, जस्ट फक इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैन, जस्ट फक इट मैन। और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ एल्बेफ में। और वही हमको होते हुए दिखाई दे रहा था। एल्बेफ में अगर हम बाकी सिचुएशन को देखें तो ऐसा लग रहा था कि एल्बेफ काफी अभी कंट्रोल में आ रहा था। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में किस तरीके से नामी लिली जिनबे सब सारे लोग एफर्ट डाल रहे थे आग को बुझाने के लिए एल्बेफ में। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एल्बेफ में चीजें सेटल डाउन हो रहा है, काम डाउन हो रहा है, क्योंकि कलिंगम और सेंट सोमस को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, उनको के बॉडी को फ्रीज कर दिया था प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पर हमको सेंट कलिंगम और सेंट सोमस दोनों लोग बहुत ज्यादा एंड्रेज दिखाई दे रहे थे। उन लोग एम्प्टी थ्रेट्स पे एंटी थ्रेट्स दिए जा रहे थे सब सारे लोगों को कि अगर हम लोग छूटेंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। सेंट सोमस इन पर्टिकुलर उसके जरिए से हमको दिखाई देता है कि सेंट सोमस के बॉडी में एक स्टील का हार्ट था जिसके जरिए से वो रीजनरेट कर पा रहा था। अब ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्टील का हार्ट आता है कहाँ से। क्या ये होली नाइट सब सारे लोग ये स्टील के हार्ट के जरिए से उन लोग रीजनरेट कर पा रहे हैं बहुत ही इंसेन लेवल पे। यहाँ पर हम लोग स्टर्सन को बोलते हुए भी देखते हैं किस तरीके से सेंट सोमस का बॉडी काइंड ऑफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है और एक दूसरे के साथ वो काइंड ऑफ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टेक था। जोरो ये पूरे स्टील के हार्ट को देख के वो सोच रहा था कि अगर वो ये पूरे स्टील के हार्ट को डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या सेंट सोमस का डेथ हो जाएगा। और सेंट सोमस हमको ऐसा लग रहा था कि उसने भूत देख दिया है यहाँ पर। सेंट सोमस हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक भी दिखाई दे रहा था। पर डेफिनेटली यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीज था जो स्टील का हार्ट का एलिमेंट है। प्लस यहाँ पर सेंट सोमस और कलिंगम जब उन लोग ईमू को देखते हैं आते हुए एल्बेफ में तब उन लोग मतलब कंप्लीटली शॉक में थे। मुझे लगता है कि ईमू अपना ग्रेस एक्सटेंड करेगा, अपना पावर और भी एक्सटेंड करेगा सेंट कलिंगम और सेंट सोमस में, और हम लोग फिर से सेंट सोमस और कलिंगम को एक्शन में देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब मैं इन सब सारी चीजों में एक बात ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि हमको मारीजोआ पे वेगापंक योग दिखाई दे रही थी। हमको पता है कि योग सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती थी, उसने बिट्रे किया था वेगापंक्स को। योग यहाँ पर वो काम कर रही है एक फैसिलिटी में मदर फ्लेम्स के ऊपर, हमको मदर फ्लेम्स दिखाई भी दे रहा था यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या ईमू तो यहाँ पर आ गया है एल्बेफ में, पर क्या ईमू वो वेपन यूटिलाइज करेगा एल्बेफ को डिस्ट्रॉय। हमको पता है कि वो एल्बेफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जायंट के स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे। पर पता नहीं अभी ईमू कौन से मूड में है, पर डेफिनेटली वो बोलूंगा कि या किसी न किसी कैपेसिटी में क्या ईमू वो वेपन को यूटिलाइज करेगा जिसके जरिए से उसने पूरे लुडोशा किंगडम को ठोक दिया था। वो डेफिनेटली पावर्ड है मदर फ्लेम से। तो मुझे पता नहीं है कि योक यहाँ पर हमको काम करते हुए दिखाई दे रही है फैसिलिटी के ऊपर, हमको वहां पर मदर फ्लेम्स दिखाई दे रहा है। क्या वो मतलब रोल प्ले करने वाला है पूरे एल्बेफ में, वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगा देखने के लिए। मैंने एक बार बोला था कि किस तरीके से लूफी काइंड ऑफ मदर फ्लेम को कंज्यूम करके एक नया फॉर्म में एंटर करेगा। मुझे पता नहीं अगर वो सच में होगा क्योंकि मैं मतलब वो पूरे मिथ के ऊपर जा रहा था, मंकी कंज्यूमिंग ए सन और समथिंग लाइक दैट। हमको पता है कि हमारे कल्चर में है वो और कई सारे कल्चर्स में है वो, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मे बी लूफी कंज्यूम करेगा मदर फ्लेम्स को एक नए फॉर्म को हासिल करने के लिए। वो अगर नहीं होता तो वो भी ठीक है यार, पर मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि क्या मदर फ्लेम्स और वेपन जो ईमू ने यूटिलाइज किया था क्या उसका रोल प्ले होगा कुछ ना कुछ। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता। ये पूरे चैप्टर के बारे में क्या खतरनाक चैप्टर था यार। ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग 9.5 वाला चैप्टर है। मतलब लाइक आई कैन नॉट इवन लाइक वेट टू रीड द नेक्स्ट चैप्टर। हालांकि नेक्स्ट हफ्ते वन पीस ब्रेक पे जा रहा है जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑलरेडी ओडा ने 3 चैप्टर हमको कंसेक्यूटिवली दे दिया है। पर नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा यार, लाइक वो सोच के ही इतना मतलब
इतना खुशी हो रहा है यार। आई एम रेडी फॉर दिस मैन, आई एम रेडी फॉर वट एवर द फक ओडा इज गोइंग टू डू विद दिस एंटायर सिचुएशन। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट एंड आई विल बी हियर टू लाइव रिएक्ट ऑन इट एंड बेसिकली डिस्कस द चैप्टर। मैं बहुत ज्यादा खुश यार ये चैप्टर को रीड करके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू बस याद रखे तेरा भाई वीआर पे क्या रखना पीस मेरे भाई।